हेलो दोस्तों, अगर आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं और इस पूरे प्रोसेस को समझना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था होम लोन के कंसेप्ट को। होम लोन में यूज़ होने वाली बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ को हमने डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको उस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो, तो ज़रूर देख लीजिएगा। आपको होम लोन के कंसेप्ट को समझने में काफ़ी आसानी होगी। अब आज के इस वीडियो में हम होम लोन की पूरी प्रोसेस को डिस्कस करेंगे। होम लोन अप्लाई करने से लेके लोन की डिसबर्समेंट तक टोटल 8 जो स्टेप्स होते हैं उन सभी को डिस्कस करेंगे। क्या-क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको चाहिए होती है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या-क्या होता है, ईएमआई कैसे निकाली जाएगी, ये सारी चीज़ें जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलते हैं मेरी लैपटॉप स्क्रीन। तो चलिए वीडियो के इस भाग में अब होम लोन की हम पूरी की पूरी प्रोसेस समझ लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जो आपको फॉलो करनी होती है एक होम लोन को लेने के लिए। बेसिकली इसके अंदर 8 स्टेप्स हमारे को लेने होते हैं। इन स्टेप्स को पहले हम शॉर्ट में समझ लेते हैं और फिर हम इनकी पूरी डिटेल में चर्चा कर लेंगे। इसमें पहला स्टेप होता है आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है, प्रोसेसिंग फीस देनी होती है, फिर डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती है, फिर आपका होम लोन अप्रूवल हो जाता है, उसके बाद आपको होम लोन का सैंक्शन मिल जाता है, फिर प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन होती है, होम लोन के डॉक्यूमेंट साइन होते हैं और लोन की डिसबर्सल हो जाती है और प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम पूरा डिटेल में समझेंगे कि इन सभी स्टेप्स में एक्चुअल में होता क्या है। तो चलिए, अब सबसे पहला जो पॉइंट होता है इसमें वो होता है लोन की एप्लीकेशन को फिल करना और सबमिट करना। सबसे पहला काम आपको ये करना होगा कि आपको अपने लोन की एप्लीकेशन को फिल करना होगा। बैंक के उस एप्लीकेशन फॉर्म में जो जो डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी वो सारी डिटेल आपको देनी होगी और इसके साथ साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने होंगे जो कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, एज प्रूफ। अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं, सीए हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और अपनी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन से कमाते हैं तो हो सकता है आपको अपना एजुकेशनल सर्टिफिकेट भी देना पड़े। इसके अलावा आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल देनी पड़ सकती है, आप कहाँ पर काम करते हैं उसकी डिटेल देनी पड़ सकती है। मान लीजिए आप अपना सेल्फ बिजनेस करते हैं तो आपका जो जीएसटी नंबर होता है, जो रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह होता है वो देना पड़ सकता है। अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो वहाँ का कोई अपॉइंटमेंट लेटर वगैरह वो देना पड़ सकता है। इसके अलावा बैंक स्टेटमेंट्स मांग सकता है, बैंक आपसे 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, साल की भी मांग सकता है। आपका प्रूफ ऑफ इनकम मांग सकता है, जैसे कि आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न हो गई, सैलरी स्लिप हो गई। साथ में आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा अपना। और अगर आपने उस टाइम पे प्रॉपर्टी अपनी फाइनल कर ली है कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी लेनी है तो उस प्रॉपर्टी की डिटेल्स भी मांग सकता है। सेकंड स्टेज होती है जी प्रोसेसिंग फी, आपको पेमेंट करनी होती है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद बैंक आपसे कोई प्रोसेसिंग फीस मांग सकता है। ये जनरली 0.25% से 2% तक हो सकती है, कोई एक फ्लैट रेट भी हो सकता है 5,000 10,000, लेकिन ये नेगोशिएबल होती है। तो आप बैंक से ये बात कर सकते हैं कि आपको फी जो है उसमें कम से कम चार्ज की जाए या ना की जाए। कुछ कुछ बैंक्स जो है कभी कभी कुछ ऑफर्स भी लेकर आते हैं, जैसे फेस्टिवल ऑफर्स वगैरह, उसमें वो पूरी की पूरी प्रोसेसिंग फी जो है वेव भी हो सकती है। तो आपको ये बैंक से बात करनी पड़ेगी प्रोसेसिंग फी को लेकर, क्योंकि ये भी काफ़ी अमाउंट होता है। तो आप बात कर सकते हैं कि आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको ना देनी पड़े। इसके बाद थर्ड स्टेप है जी आपके डॉक्यूमेंट की वेरिफिकेशन होगी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स बैंक को दिए हैं, बैंक वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगा, आपकी वेरिफिकेशन करेगा, आपके बैकग्राउंड को चेक करेगा। आपके वर्क प्लेस पे और घर पे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव विजिट कर सकता है ये चेक करने के लिए कि आप वहाँ रहते हैं या नहीं, या वहाँ काम करते हैं या नहीं। ये भी हो सकता है कि आपसे बैंक कोई पर्सनल बात करना चाहे तो आपको किसी बैंक मैनेजर से मिलना भी पड़ सकता है। ऑल्दो कोविड के बाद ये सारी की सारी प्रोसेस ऑनलाइन हो गई है, तो ज़्यादातर बैंक जो है ये ऑनलाइन ही वेरिफिकेशन और ऑनलाइन ही आपको केवाईसी जो है आपकी ऑनलाइन ही कर लेते हैं, फ़ोन वीडियो कॉल के थ्रू। लेकिन हो सकता है कि आपको बैंक से मिलना भी पड़े, तो ये डिपेंड करेगा आपके बैंक पे। इसके बाद इस स्टेप पे एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है कि आपका सिबिल स्कोर भी चेक होता है। सिबिल स्कोर क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे। इसके अंदर आपको आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री होती है वो चेक की जाती है और आपका जितना भी क्रेडिट स्कोर होता है उसी हिसाब से ही आपको लोन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकता है।
सिबिल स्कोर किसी भी पर्सन का अगर वो लोन लेना चाहता है तो उसका कम से कम 650 से ऊपर होना चाहिए, तभी वो एलिजिबल होता है लोन लेने के लिए। जितना सिबिल स्कोर ज़्यादा होगा उतना ही आपको लोन लेने के जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। आप ये ऊपर स्क्रीन पे देख सकते हैं, हमने कि आपको पूरा स्कोर कार्ड दिखाया है कि अगर आपका स्कोर जो है इस रेड जोन या ऑरेंज जोन में आता है तो आपको होम लोन मिलने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। लेकिन अगर आपका इस लाइट ग्रीन जोन में आता है जो 650 से 750 का स्कोर है, तो आपको लोन मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, स्पेशली होम लोन लेने के लिए। और अगर आपका स्कोर जो है 750 से ज़्यादा है, तो फिर आप एक्सीलेंट की कैटेगरी में आते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर जितना ज़्यादा अच्छा होगा, उतनी आपकी बैंक से नेगोशिएट करने की पावर बढ़ जाएगी। बैंक आपको बेस्ट से बेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अगर आप एक्सीलेंट वाले में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, तो बैंक आपको बेस्ट रेट ऑफर कर सकता है। तो अगर आपका सिबिल स्कोर अच्छा नहीं है, तो होम लोन अप्लाई करने से पहले ही आप उसको इम्प्रूव कर लीजिए। अगर आपने बैंक्स की कोई पेमेंट टाइमली नहीं करी है तो उसको टाइमली कर दीजिए, अपना सिबिल स्कोर इम्प्रूव कर लीजिए, तभी आप होम लोन के लिए अप्लाई करिए। अदरवाइज अगर आपका सिबिल ठीक नहीं होगा तो आपको लोन मिलने में दिक्कत हो सकती है। जब आपकी पूरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी, तो उसके बाद बैंक जो है इन प्रिंसिपल जो है वो आपका लोन सैंक्शन कर देगा, आपका होम अप्रूव कर देगा, या अगर आपको कोई और डॉक्यूमेंट्स की बैंक को ज़रूरत होगी तो वो आपसे मांग भी सकता है। जनरली 2 से 3 दिन में बैंक ये अप्रूवल्स या जो भी रिजल्ट होता है वो दे देता है। लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि बैंक थोड़ा ज़्यादा टाइम भी लगा सकता है, तो ये डिपेंड करता है आपकी बैंक के प्रोसेस पे कि वो कितना टाइम इसमें लगाएँगे। उसके बाद आपको एक होम लोन का सैंक्शन लेटर मिल जाएगा। उस सैंक्शन लेटर में सारी चीज़ें क्लियर लिखी होंगी कि आपका कितना लोन अमाउंट है, क्या आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, फिक्स्ड रेट है, फ्लोटिंग रेट है। ये फिक्स्ड और फ्लोटिंग रेट के बारे में हमने वीडियो के पहले भाग में भी डिस्कस किया था। आपको फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ही लेना चाहिए क्योंकि फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो ज़्यादा होता है। और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है उसमें आपको कोई प्रीपेमेंट चार्जेस नहीं देने पड़ते हैं, जबकि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपको प्रीपेमेंट चार्जेस भी देने पड़ते हैं। और जनरली आजकल बैंक ऑफर ही फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट करते हैं, तो आपका जो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो उसमें मेंशन होगा कि कितना आपको दिया जा रहा है। लोन का आपका टेन्योर कितना होगा, कितने सालों का वो लोन है, मोड ऑफ पेमेंट, रीपेमेंट क्या होगी, ये तो जनरली आजकल ईसीएस के थ्रू ही होती है, तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ समझने नहीं पड़ती। और इसके अलावा भी और कोई बैंक की कोई टर्म्स एंड कंडीशन होंगी तो वो उसमें लिखी होंगी, और वो आपको एक डुप्लीकेट कॉपी में जो है वो आपको एक रिकॉर्ड बैंक अपने पास रखेगा और एक कॉपी आपको दे देगा। अगर बैंक की कोई एडमिनिस्ट्रेशन फीस होती होगी तो वो भी आपको इस स्टेज पे देनी पड़ सकती है। अब नेक्स्ट स्टेज पे बैंक जो है प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन करेगा। अगर तो आप कोई ऐसी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है और बिल्डर बना रहा है और उस बिल्डर ने पहले से ही बैंक से अप्रूवल कराया हुआ, तो उस केस में बैंक जो है प्रॉपर्टी की वेरिफिकेशन नहीं करता है क्योंकि बैंक के पास ऑलरेडी उसकी पूरी डिटेल्स होती हैं। लेकिन अगर कोई आप रीसेल में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बैंक उसकी वेरिफिकेशन करेगा। बैंक आपसे पूरे के पूरे उसके डॉक्यूमेंट्स की चेन मांगेगा और उसकी वो लीगल चेक कराएगा, सर्च रिपोर्ट कराएगा। इसके अलावा बैंक का रिप्रेजेंटेटिव वो प्रॉपर्टी को विजिट करेगा, वहाँ की वो पूरा प्रॉपर्टी की जो वैल्यूएशन है वो करेगा कि प्रॉपर्टी की वैल्यू आखिर है कितनी। तो ये सारा का सारा जो है प्रोसेस प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन पे होता है। आप ये ध्यान रखिएगा कि ये भी हो सकता है कि जो बैंक आपकी प्रॉपर्टी वेरीफाई करा रहा है, उसके कुछ लीगल चार्जेस भी हो सकते हैं, तो बैंक आपसे लीगल चार्जेस उसके मांग सकता है, जो कि वो एक वकील को, जो एडवोकेट को देता है, वो पूरी की पूरी सर्च रिपोर्ट निकलवाने के लिए और प्रॉपर्टी के पेपर्स को वेरीफाई करने के लिए और वैल्यूएशन कराने के लिए। अब जब पूरी वेरिफिकेशन वगैरह हो जाएगी तो अब आप होम लोन का एग्रीमेंट साइन करेंगे। इस स्टेज पे आपको कुछ पीडीसीज देने पड़ सकते हैं, पोस्ट डेटेड चेक देने पड़ सकते हैं बैंक को। जनरली एक चेक तो बैंक पूरे लोन अमाउंट का लेता है और बाकी ईएमआईज के चेक लेता है। ये चेक वो सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के लिए लेता है। जनरली जो ईएमआईज होती हैं वो आपके बैंक से डायरेक्टली क्रेडिट हो जाती हैं। और इसके अलावा उस टाइम पे आपको अपने प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देने पड़ेंगे। अगर आपके पास, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो उस टाइम पे आपके पास सिर्फ अलॉटमेंट लेटर ही होता है, तो वो आपको अलॉटमेंट लेटर देना पड़ेगा।
अगर बिल्डर बायर एग्रीमेंट आ चुका है आपका तो वो भी वो मांग सकते हैं। लेकिन अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो इस स्टेज पे बैंक आपसे सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल ही लेगा। बाकी के डॉक्यूमेंट्स आपको तब उसे देने होंगे जब आप रजिस्ट्रेशन कराने जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे बैंक का रिप्रेजेंटेटिव आता है, वो प्रेजेंट होता है जब आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है। तो उस टाइम पे आप उस जो वो सारे पेपर्स हैं उस सेलर से लेके आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है सारे के सारे बैंक ऑफिसर को देंगे। तो इस स्टेज पे आपको ये सारे के सारे पेपर देने होते हैं और साथ ही कोई भी स्टैंप ड्यूटी होती है जो कि होम लोन एग्रीमेंट कराने के लिए काम आती है। कि होम लोन एग्रीमेंट भी एक स्टैंप पेपर पे होता है, तो उसके जो चार्जेस होते हैं वो भी आपको इस स्टेज पे देने पड़ेंगे। और लास्ट स्टेज है जी, लोन का डिसबर्सल हो जाता है और आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन होती है। अगर तो आपने कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी खरीदी है तो उसका जो लोन का डिसबर्सल होता है वो डायरेक्टली बिल्डर को चला जाता है। अगर आप रीसेल की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं तो बैंक का एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा रजिस्ट्रार ऑफिस में जिस टाइम पे आपकी रजिस्ट्री हो रही होगी। जिस सेलर से आपने प्रॉपर्टी खरीदी होगी वो उसको डिमांड ड्राफ्ट देगा उस अमाउंट का जिसका लोन सैंक्शन हुआ है, और उस टाइम पे वो सारे प्रॉपर्टी के ओरिजिनल पेपर्स ले लेगा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने प्रॉपर्टी की जो एडवांस पेमेंट होती है वो ज़्यादा की होती है। मान लीजिए कि आपने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीदी, उसमें आपने 80% का लोन लिया, तो आपको 80 लाख रुपए बैंक से चाहिए। लेकिन आपने जब प्रॉपर्टी की डील करी थी तो आपको ज़्यादा पैसा देना पड़ा था। मान लीजिए आपने 30% पहले दिया हुआ है, 30 लाख रुपए पहले दिया हुआ है जबकि आपको 20 देना था। तो जो बैंक है वो 70 लाख रुपए उस सेलर को दे देगा और बाकी का जो 10 लाख रुपए होगा वो आपको दे देगा। इस स्टेज पे आपको ये प्रूफ देना पड़ेगा बैंक को कि आपने कितनी पेमेंट पहले की हुई है। आपने जितनी पेमेंट करी होगी उसी हिसाब से बैंक आपको आगे की ये डिसबर्सल करेगा। अगर आपका 80% आपका लोन सैंक्शन हुआ है तो 20% का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। तो ये लास्ट स्टेज होती है। इस स्टेज पे ये सारा काम कंप्लीट हो जाता है, आपकी प्रॉपर्टी की रजिस्ट्रेशन हो जाती है और ये होम लोन का पूरा प्रोसेस यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज के इस वीडियो से आपको होम लोन की प्रोसेस को समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। मैं जानता हूँ कि इसके बाद भी शायद आपके बहुत सारे सवाल होंगे, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिएगा सवाल, मैं कोशिश करूँगा उनके जवाब देने की। अपने आगे आने वाली वीडियो में भी हमने होम लोन से रिलेटेड बहुत सारे सवालों को लिया है, क्योंकि होम लोन एक बहुत ही वास्ट टॉपिक है, इस पे बहुत सारे सवाल होते हैं लोगों के, और हमने कोशिश की है कि अपने आगे आने वाले वीडियोस में उन सभी सवालों को लें ताकि आपके होम लोन से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हों आपकी क्लियर हो पाए। तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि अगले आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। आपके दोस्तों में, सर्कल में अगर किसी को इस तरह की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत हो तो उनसे ये शेयर भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।